हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सिंपल थिंकिंग बाय रिचर्ड गर्वर बुक के बारे में। राधिका की जिंदगी हमेशा से ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड रही थी। सुबह से लेकर रात तक बस भाग दौड़ और एंडलेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो एक वर्किंग मॉम थी जो ऑफिस के डेडलाइंस और घर की जिम्मेदारियों के बीच पिस रही थी। हर रात जब वो थक कर बिस्तर पर गिरती तो सोचती, क्या यही जिंदगी है? क्या मैं बस इसे निभा रही हूं, जी नहीं रही? एक दिन राधिका अपनी फेवरेट कॉफी शॉप में बैठी थी। वो वहां अक्सर आती थी, बस कुछ पल सुकून के लिए। वहां की खिड़की से बाहर झांकते हुए उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था सिंपल थिंकिंग, हाउ टू रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी फ्रॉम लाइफ एंड वर्क। उसने किताब उठाई और कैजुअली पलटने लगी। पहली लाइन ने ही उसे खींच लिया। अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग योर कोर पर्पस इज एसेंशियल। राधिका ने सोचा, कोर पर्पस? मेरा कोर पर्पस क्या है? उसे समझ नहीं आया, लेकिन क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने किताब खरीद ली और उसी रात सोने से पहले पढ़ना शुरू किया। पहला चैप्टर था क्लैरिटी इन पर्पस। किताब के पहले पन्ने पर लिखा था, जब तक तुम्हें यह नहीं पता होगा कि तुम्हारी जिंदगी का असली मकसद क्या है, तब तक तुम्हारा हर दिन बस एक अनचाही दौड़ की तरह लगेगा। राधिका ने सोचा, एग्जैक्टली यही तो मेरी जिंदगी है, एक अनचाही दौड़। वो ध्यान से पढ़ने लगी। उस रात किताब ने उसे एक एक्सरसाइज करने को कहा। उसने अपनी डायरी उठाई और लिखना शुरू किया। पहला सवाल था, व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू? राधिका कुछ देर तक पेन लेकर बैठी रही। उसका दिमाग खाली था। मुझे क्या सच में मैटर करता है? उसने अपने आप से पूछा। जवाब देना इतना आसान नहीं था। उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। 1, मेरे बच्चे। 2, मेरी खुशियां। 3, मेरा काम, लेकिन ऐसा जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे। लिखते लिखते उसने महसूस किया कि वो कई सालों से सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश कर रही थी। उसका कोर पर्पस तो कहीं खो ही गया था। उसने सोचा, क्या मैं सच में वो कर रही हूं जो मुझे खुश करता है, या बस जो जरूरी है? किताब में एक और लाइन लिखी थी, स्पष्टता शांति लाती है। जब तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा असली मकसद क्या है, तो तुम्हारी डिसीजंस आसान हो जाएंगी। राधिका ने खुद से वादा किया, कल से मैं अपनी प्रायोरिटीज को रीडिफाइन करूंगी। अगली सुबह उसने अपने रूटीन में एक छोटा सा चेंज किया। हर दिन की तरह सुबह सुबह ऑफिस के लिए रश करने की बजाय उसने 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकाले। वो बैल्कनी में बैठी, चाय का एक प्याला हाथ में लिए और शांत मन से सोचा, आज का दिन मैं कैसे मीनिंगफुल बना सकती हूं। ऑफिस में जब उसे मल्टीपल ईमेल्स और टास्क्स का सामना करना पड़ा, तो उसने किताब के पहले लेसन को याद किया, क्लैरिटी इन पर्पस। उसने खुद से पूछा, इनमें से कौन सा काम सच में इंपॉर्टेंट है और कौन सा बस टाइम पास? उसने सबसे पहले वही काम चुना जो उसके गोल्स से अलाइंड था। सरप्राइजिंगली उसका काम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और कम स्ट्रेसफुल लगने लगा। शाम को जब वो घर लौटी तो उसके बच्चे खेलने की जिद कर रहे थे। पहले वो उन्हें टाल देती थी, सोचती थी कि थकान के कारण उसे आराम चाहिए। लेकिन आज उसने प्रायोरिटाइज किया कि उसकी जिंदगी में बच्चों के साथ मोमेंट्स बनाना ज्यादा जरूरी है। उसने उनके साथ बोर्ड गेम्स खेले और वो सब हंसी में खो गए। राधिका को वो खुशियां महसूस हुई जो शायद उसने सालों से मिस कर दी थी। रात को सोने से पहले उसने फिर से किताब खोली। उस लेसन का एक और हिस्सा पढ़ा। डिफाइनिंग योर कोर पर्पस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट्स अ जर्नी। राधिका ने सोचा, शायद ये जर्नी मुझे अपनी खोई हुई जिंदगी वापस दिला सकती है। अगले कुछ दिनों में राधिका ने अपने डिसीजंस और हैबिट्स को एनालाइज करना शुरू किया। उसने पाया कि वो कई ऐसी चीजें कर रही थी जो सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए थी। ऑफिस में ओवरटाइम करना, हर छोटी बात पर गिल्ट महसूस करना, अननेसेसरी कमिटमेंट्स लेना, ये सब उसकी कोर वैल्यूज से दूर थे। उसने धीरे धीरे इन चीजों को नो कहना सीखना शुरू किया। मैं सिर्फ हाँ कहने के लिए हाँ नहीं कह सकती, उसने एक दिन अपने दोस्त को कहा। अगर मैं खुद अपने पर्पस से डिस्कनेक्टेड रहूंगी तो क्या फायदा? किताब के पहले लेसन ने उसकी सोच में सुबतल लेकिन बहुत इम्पैक्टफुल बदलाव ला दिया था। वो अब हर सुबह खुद से एक सवाल पूछने लगी, आज मैं ऐसा क्या कर सकती हूं जो मेरे पर्पस को स्ट्रेंथन करे? ऐसे ही एक दिन जब वो किताब पढ़ रही थी तो उसने नोटिस किया कि उसमें एक कहानी थी, एक आदमी की जो अपने पूरे करियर में बस सक्सेस के पीछे भागता रहा।
लेकिन उसे कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। जब उसने अपनी जिंदगी के अंत में पीछे मुड़कर देखा तो उसे समझ आया कि उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि उसे सच में चाहिए क्या। राधिका को लगा कि यह कहानी उसकी जिंदगी से बहुत मिलती जुलती है। उसने उसी समय अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं खुद को उस आदमी की तरह नहीं बनने दूंगी। मैं क्लैरिटी के साथ जीऊंगी, न कि बस ऑब्लिगेशंस के साथ। उसने सोचा कि क्लैरिटी इन पर्पस सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ तक सीमित नहीं है, ये पर्सनल लाइफ में भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसने अपने रिलेशनशिप्स पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि कई बार वो सिर्फ इसीलिए आर्ग्यूमेंट्स में उलझती थी क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि उसे सच में क्या चाहिए। शंटी, उसने अपने पति से कहा, एक दिन हमें हर छोटी बात पर लड़ने की बजाय यह सोचना चाहिए कि क्या यह सच में इंपॉर्टेंट है। उनके बीच कम्युनिकेशन धीरे धीरे बेहतर होने लगा। हर दिन राधिका अपने अंदर सटल बदलाव महसूस कर रही थी। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। वो पहले से ज्यादा सेंटर्ड और माइंडफुल हो रही थी। उसे अब डिसीजंस लेने में कंफ्यूजन नहीं होता था क्योंकि वो जानती थी कि उसका कोर पर्पस क्या है। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। किताब का पहला लेसन तो बस एक शुरुआत थी। राधिका जानती थी कि अब उसे और भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन उसने तय कर लिया था कि इस बार वो अपनी जिंदगी को बस सरवाइव नहीं करेगी बल्कि उसे पूरी तरह से जिएगी। और किताब के अगले चैप्टर का इंतजार करते हुए उसने सोचा, शायद ये जर्नी मेरी जिंदगी को एक नए लेवल पर ले जाएगी। राधिका अब किताब के पहले लेसन से अपने जीवन में सटल लेकिन पावरफुल बदलाव महसूस कर रही थी। उसके डिसीजंस और एक्शंस पहले से ज्यादा क्लियर और इंटेंशनल हो गए थे। अब हर सुबह की शुरुआत क्लैरिटी के सवाल से होती थी। आज मैं ऐसा क्या कर सकती हूं जो सच में मायने रखता है। एक शाम जब ऑफिस का काम निपटाकर वो अपने कमरे में आराम कर रही थी तो उसने किताब को फिर से उठाया। उसका अगला लेसन था एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी। पहले पेज पर बोल्ड अक्षरों में लिखा था, डिक्लटर योर लाइफ टू अनकवर इट्स ट्रू एसेंस। राधिका ने सोचा, डिक्लटर? क्या मैं सच में अपनी जिंदगी को अनावश्यक रूप से जटिल बना रही हूं? किताब पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, सादगी सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है। यह सिर्फ फिजिकल चीजों के बारे में नहीं है बल्कि मेंटल और इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटीज को भी दूर करने के बारे में है। जब आप जरूरत से ज्यादा चीजों को अपने आसपास या अपने दिमाग में रखते हैं तो वो आपका ध्यान और एनर्जी खा जाती है। राधिका को ये बातें बहुत रिलेटेबल लगी। उसने चारों तरफ देखा। उसकी अलमारी से लेकर उसके काम के डेस्क तक हर जगह चीजें बिखरी हुई थी। एक ऐसा क्लटर जिसे उसने कभी ठीक से नोटिस ही नहीं किया था। उसने तुरंत एक निर्णय लिया, कल वीकेंड है तो मैं अपनी अलमारी और अपने काम की जगह को डिक्लटर करूंगी, उसने अपने आप से कहा। अगले दिन उसने अपनी अलमारी खोलकर देखा। उसमें सालों पुरानी ड्रेसें थीं जो उसने कभी पहनी भी नहीं थी। उसने उन्हें हाथ में लिया और सोचा, क्या ये चीजें अब भी मेरी जिंदगी में जरूरी हैं? किताब ने उसे एक सिंपल रूल दिया था, इफ इट डजंट ऐड वैल्यू टू योर लाइफ, लेट इट गो। राधिका ने बिना गिल्ट के उन कपड़ों को अलग कर दिया जिन्हें वो अब कभी नहीं पहनने वाली थी। ये किसी और के काम आ सकते हैं, उसने मन ही मन सोचा। 2 घंटे के बाद उसकी अलमारी ऑर्गेनाइज्ड और साफ लग रही थी। उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। ऐसा लगा कि जैसे उसने न सिर्फ फिजिकल क्लटर बल्कि मेंटल बर्डन भी कम कर दिया हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राधिका को समझ में आया कि फिजिकल डिक्लटरिंग सिर्फ पहला कदम है। असली चैलेंज तो मेंटल क्लटर को सिंप्लीफाई करना था। उसने किताब का अगला हिस्सा पढ़ा जिसमें लिखा था, मानसिक गंदगी वो विचार होते हैं जो आपकी ऊर्जा और उत्पादकता को चुरा लेते हैं। इनमें अनावश्यक चिंताएं, ओवरथिंकिंग और अनरिजॉल्व्ड इमोशंस शामिल होते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको अपने माइंड को भी डिक्लटर करना होगा। राधिका ने सोचा, क्या मेरा माइंड भी अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड है? उसने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि उसका दिमाग अक्सर अनइम्पॉर्टेंट चीजों में उलझा रहता है, जैसे क्या मेरा ऑफिस का प्रेजेंटेशन परफेक्ट था, या पड़ोस वाली आंटी ने कल बात करते हुए ऐसा क्यों कहा। ये सब थॉट्स उसे अननेसेसरीली परेशान कर रहे थे।
किताब में इसे डिक्लटर करने का सिंपल तरीका दिया गया था। आइडेंटिफाई व्हाट यू कैन कंट्रोल एंड लेट गो ऑफ व्हाट यू कैन नॉट। राधिका ने खुद से कहा, तो क्या मुझे उन चीजों पर अपना समय और एनर्जी बर्बाद नहीं करना चाहिए जो मेरे कंट्रोल में नहीं है? उसने एक छोटा सा एक्सरसाइज करने का फैसला किया। उसने अपनी डायरी निकाली और 2 कॉलम बनाए। 1, चीजें जो मैं नियंत्रित कर सकता हूं। 2, चीजें जो मैं नियंत्रित नहीं कर सकता हूं। पहले कॉलम में उसने लिखा, मेरे दैनिक एक्शंस, मेरा एटीट्यूड, मेरी प्रायोरिटीज। दूसरे कॉलम में उसने लिखा, दूसरों की सोच, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स, पास्ट मिस्टेक्स। जब उसने ये दोनों लिस्ट देखी तो उसे क्लैरिटी मिली। मैं कितनी बेवजह उन चीजों के बारे में सोचती रहती हूं जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, उसने खुद से कहा। अब हर बार जब उसका दिमाग अननेसेसरी वरीज में उलझने लगता तो वो इन दोनों लिस्ट को याद करती। धीरे धीरे उसने अपनी एनर्जी को सिर्फ उन चीजों पर लगाना शुरू कर दिया जो सच में इंपॉर्टेंट थी। किताब में एक और बात लिखी थी, एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी इन योर डिसीजंस। राधिका ने सोचा, क्या मैं डिसीजंस लेने में भी चीजों को अनावश्यक रूप से जटिल बना देती हूं? वो अपने पिछले कुछ डिसीजंस के बारे में सोचने लगी। उसे याद आया कि कई बार वो एक छोटी सी चीज के लिए भी घंटों सोचती रहती थी, जैसे क्या मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, या क्या मुझे इस वीकेंड पर बाहर जाना चाहिए। किताब ने उसे एक सिंपल रूल दिया, इफ इट्स नॉट अ क्लियर यस, इट्स अ नो। राधिका ने इस रूल को अपने डिसीजंस में अप्लाई करना शुरू किया। अगर कोई चीज उसे इंस्टेंटली सही लगती थी तो वो उसे हाँ कहती थी। अगर उसे कंफ्यूजन होती तो वो उसे पोलाइटली मना कर देती। इससे उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत आसान हो गई। सिंप्लिसिटी का ये नया लेसन राधिका की प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू हो गया। ऑफिस में पहले वो मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करती थी, एक ही समय में ईमेल्स देखना, कॉल्स लेना और रिपोर्ट्स लिखना। लेकिन किताब ने उसे सिखाया, मल्टीटास्किंग डजंट मेक यू एफिशिएंट, इट मेक्स यू डिस्ट्रैक्टेड। अब उसने मल्टीटास्किंग छोड़ दी। उसने अपना काम प्रायोरिटीज के हिसाब से ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। जो सबसे इंपॉर्टेंट था वही पहले करती थी, और जैसे जैसे उसने सिंप्लीफाई किया उसका काम तेजी और एक्यूरेसी के साथ पूरा होने लगा। पर्सनल लाइफ में भी उसने सिंप्लिसिटी अपनाई। पहले वो अक्सर छोटे छोटे प्लान्स बनाकर खुद को अननेसेसरीली बिजी कर लेती थी, लेकिन अब उसने समझ लिया था कि जिंदगी का मजा उन सिंपल मोमेंट्स में है जो सच में मैटर करते हैं। एक दिन उसने अपने बच्चों से कहा, आज कोई ग्रैंड प्लान नहीं, बस हम बाहर पार्क में चलेंगे और मस्ती करेंगे। वो सब लोग पार्क गए। बच्चों ने झूला झूला और राधिका ने एक बेंच पर बैठकर सनसेट्स को एंजॉय किया। उसे महसूस हुआ कि हैप्पीनेस इन छोटे छोटे मोमेंट्स में छिपी होती है। किताब के इस लेसन ने राधिका को एक और रियलाइजेशन दी। उसने सोचा, क्या मैं अपने रिलेशनशिप्स को भी अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड बना रही हूं? उसने ऑब्जर्व किया कि कई बार वो छोटी छोटी बातों को अननेसेसरी बड़ा बना देती थी। अब जब भी उसे गुस्सा आता या कोई आर्ग्यूमेंट होता तो वो खुद से एक सवाल पूछती, क्या ये सच में इंपॉर्टेंट है? क्या ये मेरी शांति और खुशी से ज्यादा मायने रखता है? अगर जवाब नहीं होता तो वो उस बात को वहीं खत्म कर देती। धीरे धीरे राधिका की जिंदगी में सिंप्लिसिटी सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं बल्कि एक फिलॉसफी बन गई। उसे एहसास हुआ कि जब उसने अननेसेसरी चीजों को हटाया तो उसके पास वो सब कुछ था जो सच में इंपॉर्टेंट था। राधिका को अब अगले लेसन का इंतजार था। उसने सोचा, अगर सिंप्लिसिटी ने मुझे इतनी पीस दी है तो आगे क्या होगा? राधिका अब अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रही थी, क्लैरिटी इन पर्पस और एम्ब्रेस। सिंप्लिसिटी के लेसन ने उसे सिखाया था कि कैसे अपनी जिंदगी को बेवजह की उलझनों से बाहर निकाला जाए। अब उसकी मॉर्निंग्स ऑर्गेनाइज थीं, डिसीजंस क्लियर थे और रिलेशनशिप्स पहले से बेहतर। लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने किताब के अगले चैप्टर को खोला। लेसन का नाम था फोकस ऑन द एसेंशियल। पहले ही पेज पर लिखा था, एनर्जी इज फाइनाइट, वेयर यू डायरेक्ट इट डिटरमिन्स योर आउटकम्स। आइडेंटिफाई व्हाट ट्रूली मैटर्स एंड लेट गो ऑफ द रेस्ट। राधिका ने खुद से सोचा, क्या मैं अपनी एनर्जी और अटेंशन उन चीजों पर लगा रही हूं जो सच में एसेंशियल है? किताब में लिखा था कि हमारी जिंदगी में डिस्ट्रैक्शंस हर जगह होते हैं।
ये डिस्ट्रैक्शंस हमें छोटे और इनसिग्निफिकेंट कामों में उलझा देते हैं, लेकिन अगर हम इनसे खुद को बचा लें और सिर्फ एसेंशियल्स पर फोकस करें तो हमारी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों बढ़ जाते हैं। राधिका ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, What is truly essential in my life? कुछ देर तक वो बस ब्लैंक पन्ने को देखती रही। फिर उसने धीरे धीरे लिखना शुरू किया। 1, मेरा परिवार। 2, मेरा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। 3, मेरा मीनिंगफुल काम। लिस्ट छोटी थी लेकिन पावरफुल थी। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ऐसी चीजों में वेस्ट हो रहा था जो उसकी प्रायोरिटीज में थी ही नहीं। किताब ने उसे एक एक्सरसाइज दी, मेक अ नॉट टू डू लिस्ट। यह कॉन्सेप्ट राधिका के लिए नया था। उसने अपनी डायरी में एक नई लिस्ट बनाई और लिखा, सोशल मीडिया पर अननेसेसरीली टाइम स्पेंड करना, हर छोटी बात पर ओवरथिंक करना, अननेसेसरी कमिटमेंट्स लेना। राधिका ने सोचा, अगर मैं ये सब करना बंद कर दूं तो मेरे पास कितना समय और एनर्जी बच जाएगा जो मैं अपनी एसेंशियल प्रायोरिटीज पर लगा सकती हूं। अगले दिन उसने कॉन्शियसली डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना शुरू किया। ऑफिस में जब उसकी कोलीग्स कॉफी ब्रेक पर गॉसिप कर रही थी तो उसने पोलाइटली मना कर दिया। पहले वो इस तरह के डिस्कशंस का हिस्सा बन जाती थी, लेकिन अब उसने सोचा, क्या ये मेरी प्रायोरिटीज में है? जवाब था नहीं। राधिका ने अपना फोकस अपने काम पर लगाया। उसने पहले से प्लान टास्क्स को कंप्लीट किया और शाम तक उसके पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया। उसे सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ। शाम को घर पर उसने बच्चों के साथ वक्त बिताया। पहले वो बच्चों के साथ खेलते समय भी अपने फोन पर नोटिफिकेशंस चेक करती रहती थी, लेकिन अब उसने फैसला किया कि इस समय सिर्फ बच्चों पर फोकस करेगी। उसने फोन को दूर रखा और पूरी तरह से प्रेजेंट रही। उसने महसूस किया कि जब आप डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर पूरी तरह से एक चीज पर ध्यान देते हैं तो वो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। किताब में आगे लिखा था, मल्टीटास्किंग इज द एनिमी ऑफ फोकस। ट्रू फोकस कम्स व्हेन यू गिव योर अनडिवाइडेड अटेंशन टू वन थिंग एट अ टाइम। राधिका को यह लेसन बेहद प्रैक्टिकल लगा। उसने खुद से पूछा, क्या मैं मल्टीटास्किंग करके अपने काम को अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना रही हूं? उसे जल्द ही एहसास हुआ कि मल्टीटास्किंग उसकी एफिशिएंसी को कम कर रही थी। पहले वो एक साथ ईमेल्स चेक करती, कॉल्स लेती और रिपोर्ट्स बनाती थी। इसका नतीजा ये होता कि कोई भी काम पूरी तरह से ठीक नहीं होता। अब उसने एक नया तरीका अपनाया। उसने अपने काम को ब्लॉक्स में डिवाइड किया। पहले 30 मिनट सिर्फ ईमेल्स, फिर अगले 1 घंटा सिर्फ रिपोर्ट्स, और इसी तरह। उसने देखा कि जब वो हर काम पर पूरा फोकस करती है तो वो कम समय में ज्यादा क्वालिटी आउटपुट दे पाती है। किताब में एक और बात थी जिसने राधिका को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसमें लिखा था, यू कैनॉट फोकस ऑन एवरीथिंग। टू फोकस ऑन द एसेंशियल यू मस्ट लर्न टू से नो। राधिका को समझ में आया कि वो अक्सर ना कहने में झिझकती थी, चाहे ऑफिस में एक्स्ट्रा वर्क हो या दोस्तों के अननेसेसरी प्लान्स। वो हमेशा हाँ कह देती थी। लेकिन अब उसने महसूस किया कि हर बार हाँ कहने का मतलब था अपनी प्रायोरिटीज को नजरअंदाज करना। एक दिन ऑफिस में उसके मैनेजर ने उसे एक ऐसा टास्क दिया जो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज का हिस्सा नहीं था। पहले वो इसे बिना सोचे समझे एक्सेप्ट कर लेती, लेकिन अब उसने पोलाइटली कहा, मैं इस समय अपने प्रायोरिटी टास्क्स पर फोकस कर रही हूं, क्या हम इसे किसी और को डेलीगेट कर सकते हैं? पहले तो मैनेजर कुछ सरप्राइज्ड हुआ, लेकिन फिर उसने अग्री कर लिया। राधिका को समझ आया कि जब आप क्लियर होते हैं कि आपके लिए क्या एसेंशियल है तो दूसरों को भी आपकी बाउंड्रीज का सम्मान करना आता है। घर पर भी जब उसकी दोस्त ने लास्ट मिनट आउटिंग का प्लान बनाया तो राधिका ने मना कर दिया। उसने सोचा, आज का समय मेरे बच्चों और मेरी सेल्फ केयर के लिए है। अगर मैं इसे कॉम्प्रोमाइज करूंगी तो वो चीजें सफर करेंगी जो मेरे लिए सच में मैटर करती हैं। किताब ने उसे एक और पावरफुल टूल दिया, द रूल ऑफ 3। इसमें कहा गया था कि हर दिन आपको सिर्फ 3 एसेंशियल टास्क्स पर फोकस करना चाहिए, बाकी चीजें सेकेंडरी हो सकती हैं। राधिका ने इसे अपनी डेली रूटीन में इंप्लीमेंट किया। उसने हर सुबह अपनी डायरी में 3 टास्क्स लिखने शुरू किए जो सबसे इंपॉर्टेंट थे, जैसे 1, ऑफिस की प्रेजेंटेशन कंप्लीट करना। 2, बच्चों के साथ एक क्वालिटी एक्टिविटी करना। 3.30 मिनट की सेल्फ केयर, योगा या रीडिंग। इस अप्रोच से उसकी जिंदगी पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड
और फोकस्ड हो गई। राधिका को यह भी समझ आया कि फोकसिंग ऑन द एसेंशियल का मतलब सिर्फ काम या प्रायोरिटीज नहीं है। इसका मतलब है अपनी एनर्जी और अटेंशन उन रिलेशनशिप्स और मोमेंट्स पर लगाना जो सच में मायने रखते हैं। एक शाम जब उसका पति ऑफिस से देर से लौटा तो उसने शिकायत करने की बजाय सोचा, क्या ये मोमेंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? उसने उसके साथ बैठकर काल्मली बात की और दोनों ने एक दूसरे के दिन के बारे में बातें की। उसने महसूस किया कि इन छोटे लेकिन एसेंशियल मोमेंट्स को चेरिश करना ही असली सेटिस्फैक्शन है। धीरे धीरे राधिका की जिंदगी से इररिलेवेंट चीजें कम होने लगीं। अब उसका कैलेंडर जरूरत से ज्यादा भरा हुआ नहीं होता था। उसके पास समय था उन चीजों के लिए जो उसकी हैप्पीनेस और ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती थी। किताब के इस लेसन ने उसे एक और इंपॉर्टेंट चीज सिखाई। एसेंशियल डजंट मीन अर्जेंट। अर्जेंट थिंग्स में डिमांड योर अटेंशन, बट एसेंशियल थिंग्स डिजर्व योर अटेंशन। पहले वो अक्सर अर्जेंट टास्क्स के पीछे भागती थी, लेकिन अब उसने सीखा कि एसेंशियल चीजों को प्रायोरिटी देना ज्यादा मीनिंगफुल है। एक बार ऑफिस में एक अर्जेंट ईमेल आया। उसने सोचा, क्या यह सच में इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपना करंट वर्क छोड़कर इसे तुरंत देखना पड़े? जवाब था नहीं। उसने अपने करंट टास्क को फिनिश किया और फिर ईमेल पर ध्यान दिया। इससे न सिर्फ उसका काम एफिशिएंट हुआ बल्कि स्ट्रेस भी कम हुआ। राधिका ने महसूस किया कि फोकसिंग ऑन द एसेंशियल सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जब आप अपनी जिंदगी से डिस्ट्रैक्शंस को हटा देते हैं और सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो सच में मैटर करती हैं, तो आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में चैनलाइज कर पाते हैं। किताब के इस लेसन ने राधिका को न सिर्फ एक बेटर प्रोफेशनल बनाया बल्कि एक बेटर पर्सन भी। उसने अपनी जिंदगी में एक नई क्लैरिटी और पीस महसूस की। राधिका की जिंदगी अब पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल हो गई थी। फोकस ऑन द एसेंशियल का लेसन अपनाने के बाद उसे महसूस हुआ कि वो अपने समय और ऊर्जा का सही इस्तेमाल करने लगी है। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी रेखा में नहीं चलती, ये तो ट्विस्ट्स और टर्न्स से भरी हुई है। एक दिन जब उसने अपनी किताब का अगला चैप्टर खोला तो उसमें लिखा था, अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, थ्राइविंग इन चेंज। पहले ही वाक्य ने उसका ध्यान खींचा। जीवन में एकमात्र स्थिरता परिवर्तन है। टू थ्राइव यू मस्ट लर्न टू अडेप्ट, टू बेंड विदाउट ब्रेकिंग। राधिका ने किताब पढ़ना शुरू किया। इसमें बताया गया था कि हमारी जिंदगी और काम में अक्सर अनएक्सपेक्टेड बदलाव आते हैं। हम चाहे कितनी भी प्लानिंग कर लें, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमारी एक्सपेक्टेशन से अलग होगा। ऐसी स्थिति में रिजिड होना हमारी ग्रोथ को रोक सकता है, लेकिन अगर हम फ्लेक्सिबल रहें और चेंज को एक्सेप्ट करना सीखें तो वही चैलेंजेस हमारी स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। राधिका ने खुद से पूछा, क्या मैं अडेप्टेबल हूं? क्या मैं चेंजेस को ओपन माइंड से स्वीकार करती हूं? उसने अपने पिछले कुछ अनुभवों के बारे में सोचना शुरू किया। उसे याद आया कि जब ऑफिस में उसकी टीम में रीस्ट्रक्चरिंग हुई थी तो उसे बहुत परेशानी हुई थी। उसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए तरीके से काम करना पड़ा था। उस वक्त उसने खुद को फ्रस्ट्रेट और ओवरवेल्म्ड महसूस किया था। उसने सोचा, क्या उस समय अगर मैं फ्लेक्सिबल होती तो चीजें आसान हो सकती थी? किताब में फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को एम्ब्रेस करने के कुछ स्टेप्स दिए गए थे। पहला स्टेप था, एक्सेप्ट दैट चेंज इज इनएविटेबल एंड नॉट ऑलवेज विद इन योर कंट्रोल। राधिका ने महसूस किया कि वो अक्सर बदलाव का विरोध इसलिए करती थी क्योंकि वो उसे अपने कंट्रोल से बाहर लगता था। लेकिन अब उसने समझा कि बदलाव का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है उसे रेजिस्ट करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना। उसने इस सोच को अपनी पर्सनल लाइफ में अप्लाई करना शुरू किया। घर पर उसके बच्चों की छुट्टियां अचानक बढ़ गईं और उसका रूटीन बिगड़ गया। पहले वो इस तरह की चीजों से परेशान हो जाती थी, लेकिन इस बार उसने खुद से कहा, चेंज को एक्सेप्ट करो और इसमें एडजस्टमेंट करने का तरीका ढूंढो। उसने अपने बच्चों के साथ एक नई स्केड्यूल बना लिया और उन एक्स्ट्रा दिनों को एंजॉय करना शुरू कर दिया। दूसरा स्टेप था, सी चेंज एज एन अपॉर्चुनिटी नॉट अ थ्रेट। इसने राधिका को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने सोचा, क्या मैंने कभी बदलाव को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है? उसे याद आया कि जब ऑफिस में नए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट किया गया था तो वो इसे अननेसेसरी और कॉम्प्लिकेटेड समझती थी।
लेकिन अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि उस सॉफ्टवेयर ने उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव किया था। अब उसने अपनी सोच बदलने की कोशिश की। जब भी कोई नया बदलाव आता तो वो खुद से पूछती, इसमें मेरे लिए क्या सीखने या ग्रो करने का मौका है। इसने उसे हर बदलाव को पॉजिटिविटी से देखने में मदद की। किताब में एक और बात लिखी थी, फ्लेक्सिबिलिटी डजंट मीन गिविंग अप योर वैल्यूज, इट मीन्स एडजस्टिंग योर मेथड्स टू अचीव योर गोल्स। राधिका को यह बात बहुत पसंद आई। उसने सोचा, क्या मैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने मेथड्स को एडजस्ट कर रही हूं या मैं सिर्फ एक ही रास्ते पर स्टक हूं। ऑफिस में उसका एक प्रोजेक्ट बार बार डिले हो रहा था क्योंकि उसकी टीम के मेंबर्स के पास एक रिजिड अप्रोच थी। राधिका ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हुए नए तरीके ट्राई करने का सुझाव दिया। उन्होंने छोटे माइलस्टोन्स बनाए और कोलैबोरेटिव टूल्स का इस्तेमाल शुरू किया। इस अप्रोच ने न सिर्फ प्रोजेक्ट को ऑन ट्रैक किया बल्कि पूरी टीम को एक नई दिशा दी। फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाया। पहले वो हमेशा चाहती थी कि चीजें उसके प्लान के हिसाब से हों, लेकिन अब अगर किसी दिन डिनर का प्लान चेंज हो जाता या कोई अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आ जाता तो वो उसे शांति से हैंडल करती। उसने देखा कि फ्लेक्सिबिलिटी ने उसकी जिंदगी से अननेसेसरी स्ट्रेस को हटा दिया था। तीसरा स्टेप था प्रैक्टिस एन ओपन माइंड एंड एम्ब्रेस डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स। राधिका को लगा कि वो अक्सर अपने कंफर्ट जोन में रहकर डिसीजंस लेती थी। उसे दूसरे पर्सपेक्टिव्स को समझने की आदत कम थी। किताब ने उसे सिखाया कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब है दूसरों की सोच और तरीकों को भी एक्सेप्ट करना। एक दिन ऑफिस में जब एक जूनियर ने प्रोजेक्ट के लिए नया आइडिया दिया तो राधिका ने उसे इंस्टेंटली रिजेक्ट करने के बजाय ध्यान से सुना। पहले वो सोचती थी कि उसकी सीनियरिटी के कारण उसका अप्रोच ही सही होगा, लेकिन इस बार उसने जूनियर के आइडिया को ट्राई किया और प्रोजेक्ट ने अनएक्सपेक्टेडली अच्छे रिजल्ट्स दिए। उसने महसूस किया कि जब आप दूसरे पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करते हैं तो आपकी अडेप्टेबिलिटी और क्रिएटिविटी दोनों बढ़ जाती है। किताब में फ्लेक्सिबिलिटी को नेचुरल बनाने के लिए एक डेली प्रैक्टिस दी गई थी, चैलेंज योर रूटीन्स एंड हैबिट्स। राधिका ने सोचा, क्या मैं अपनी आदतों में लचीलापन ला सकती हूँ? उसने छोटे छोटे बदलाव करना शुरू किया। पहले वो सुबह हमेशा एक ही रूटीन फॉलो करती थी, उठना, चाय पीना और ईमेल्स चेक करना। अब उसने अपनी मॉर्निंग्स को कुछ अलग करना शुरू किया। कभी वो वॉक पर चली जाती, कभी मेडिटेशन करती और कभी बस किताब पढ़ती। उसने देखा कि ये छोटे बदलाव उसके दिन को रिफ्रेश और एनर्जाइज कर देते थे। राधिका ने किताब की एक और बात को डीपली महसूस किया, फ्लेक्सिबिलिटी मेक्स यू रिजिलियंट। द मोर अडेप्टेबल यू आर, द लेस लाइकली यू आर टू ब्रेक अंडर प्रेशर। उसने इस लेसन को उस समय पूरी तरह समझा जब ऑफिस में एक अनएक्सपेक्टेड क्लाइंट रिक्वेस्ट आ गई। पहले ऐसे मोमेंट्स में वो पैनिक कर जाती थी, लेकिन इस बार उसने काल्मली सिचुएशन को एनालाइज किया और तुरंत प्लान एडजस्ट कर लिया। उसने महसूस किया कि फ्लेक्सिबिलिटी ने उसे स्ट्रेस फ्री और इफेक्टिव बना दिया था। पर्सनल लाइफ में भी उसने अडेप्टेबिलिटी को प्रैक्टिस करना शुरू किया। एक दिन उसकी बेटी ने कहा कि वो अपने करियर के लिए एक अलग पाथ चुनना चाहती है। पहले राधिका इस तरह की बातों से डर जाती थी, लेकिन इस बार उसने अपनी बेटी की बात को काल्मली सुना और सपोर्ट किया। उसने समझा कि अडेप्टेबिलिटी सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जरूरी है। धीरे धीरे राधिका की सोच और अप्रोच दोनों बदलने लगे। उसने देखा कि जो बदलाव पहले उसे परेशान करते थे अब वही उसे एक्साइटमेंट और ग्रोथ का मौका लगते थे। उसने महसूस किया कि अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी को अपनाने से उसकी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड और फुलफिलिंग हो गई थी। लेकिन उसने यह भी समझा कि ये जर्नी यहीं खत्म नहीं हुई है। उसने किताब का अगला लेसन पढ़ने की तैयारी शुरू की। उसने सोचा, अगर फ्लेक्सिबिलिटी ने मुझे इतना एम्पावर किया है तो आगे क्या सीखने को मिलेगा। राधिका ने अपनी जिंदगी में अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का सबक पूरी तरह से आत्मसात कर लिया था। बदलावों से डरने के बजाय वो अब उन्हें खुले दिल से स्वीकार करना सीख गई थी। उसकी जिंदगी अब ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड, पर्पसफुल और स्ट्रेस फ्री लगने लगी थी। लेकिन उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में सिर्फ अडेप्टेबिलिटी या सही प्रायोरिटीज ही काफी नहीं है। उसके कई एक्सपीरियंसेस ने उसे यह महसूस कराया कि कई बार समस्याएं सिर्फ इसलिए होती हैं
क्योंकि हम अपनी बात दूसरों तक सही ढंग से नहीं पहुंचा पाते। किताब का अगला लेसन यही था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। उसने चैप्टर पढ़ना शुरू किया। पहले ही पेज पर लिखा था, संचार के बारे में नहीं क्या आप कहेंगे, बल्कि यह कैसे समझा जाता है। राधिका ने खुद से पूछा, क्या मेरी बातों को लोग हमेशा उसी तरह समझते हैं जैसे उस समय उसने फ्रस्ट्रेशन में टीम को ब्लेम किया था, लेकिन अब उसने समझा कि शायद गलती उसकी कम्युनिकेशन में थी। किताब में लिखा था, इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्टार्ट्स विथ क्लैरिटी। इफ योर मैसेज इज नॉट क्लियर टू यू, इट विल नेवर बी क्लियर टू अदर्स। राधिका ने अपनी डायरी में लिखा, कैसे मैं अपनी संवाद को स्पष्ट बना सकती हूं। किताब ने इस क्लैरिटी को पाने के लिए एक सिंपल मेथड बताया, द रूल ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इसमें कहा गया था कि जब भी आप किसी को कुछ एक्सप्लेन करें तो अपने मैसेज को इतना सिंपल बनाएं कि वह बिना किसी एफर्ट के समझ में आ जाए। राधिका ने इसे अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू किया। जब भी उसे ऑफिस में कोई इंस्ट्रक्शन देना होता तो वो पहले खुद से पूछती, क्या ये बात इतनी सिंपल है कि इसे कोई भी समझ सके। एक दिन उसकी टीम के साथ मीटिंग थी। उसने प्रेजेंटेशन के एक्सपेक्टेशंस को क्लियर करने के लिए सिंपल बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल किया और हर पॉइंट को ब्रीफली समझाया। उसने देखा कि इस बार टीम का आउटपुट पहले से कहीं बेहतर था। किताब में एक और पॉइंट था जिसने राधिका को डीपली प्रभावित किया। उसमें लिखा था, कम्युनिकेशन इज अ टू वे स्ट्रीट, लिसनिंग इज एज इंपॉर्टेंट एज स्पीकिंग। राधिका को याद आया कि वो अक्सर दूसरों की बात पूरी तरह से सुनने से पहले ही अपने जवाब देने लगती थी। कई बार उसकी जल्दबाजी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का कारण बन जाती थी। उसने सोचा, अगर मैं लोगों की बातों को धैर्य से सुनने लगूं तो शायद कम्युनिकेशन के कई गैप्स खत्म हो जाएं। अब उसने कॉन्शियसली दूसरों की बात सुनने की आदत डालनी शुरू की। ऑफिस में जब उसकी जूनियर ने एक प्रोजेक्ट में समस्या के बारे में बात करनी शुरू की तो उसने उसे बीच में टोकने के बजाय पूरा बोलने दिया। उसने देखा कि जूनियर ने अपनी बात ज्यादा कॉन्फिडेंटली और क्लियरली रखी। राधिका को महसूस हुआ कि एक अच्छा लिसनर बनना भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का हिस्सा है। किताब में लिखा था, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज एज पावरफुल एज वर्ड्स। योर टोन, बॉडी लैंग्वेज एंड एक्सप्रेशंस ऑफ्टन से मोर देन योर वर्ड्स। राधिका ने इस पर गौर किया। उसे याद आया कि जब वो किसी बात से परेशान होती थी तो उसका टोन और बॉडी लैंग्वेज ये साफ जाहिर कर देते थे, भले ही वो वर्बली कुछ ना कहे। उसने महसूस किया कि उसकी टोन कभी कभी अनइंटेंशनली हार्श हो जाती थी, जिससे सामने वाला डिफेंसिव महसूस करता था। अब उसने अपनी टोन और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना शुरू किया। एक दिन जब ऑफिस में उसकी टीम ने गलती की तो उसने काल्मली बात की और अपनी नाराजगी को कंस्ट्रक्टिवली एक्सप्रेस किया। उसने देखा कि टीम ने उसकी फीडबैक को बिना किसी रेजिस्टेंस के एक्सेप्ट किया। किताब ने कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए एक और टेक्निक दी, आस्क फॉर फीडबैक टू एंश्योर योर मैसेज इज अंडरस्टूड। राधिका ने इसे तुरंत अपनी मीटिंग्स में अप्लाई करना शुरू किया। जब भी वो कोई इंपॉर्टेंट मैसेज डिलीवर करती तो अंत में पूछती, क्या यह सब क्लियर है? क्या किसी को कोई डाउट है? उसने देखा कि इस अप्रोच से मिसअंडरस्टैंडिंग्स काफी कम हो गई। एक दिन घर पर उसके पति ने कहा कि उसे लगता है कि राधिका उसे हमेशा इंस्ट्रक्शंस देती है, जैसे वो कोई सबऑर्डिनेट हो। राधिका को यह सुनकर पहले कुछ बुरा लगा, लेकिन उसने काल्मली सेल्फ रिफ्लेक्ट किया। उसने महसूस किया कि शायद वो अपनी बातों को बिना इस बात पर ध्यान दिए कहती थी कि उसका टोन कैसा लग रहा है। उसने अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल को एडजस्ट करना शुरू किया। अब वो इंस्ट्रक्शंस देने के बजाय अपने पति और बच्चों के साथ डिस्कशंस करती थी। इससे उनका रिश्ता पहले से ज्यादा सहज और खुला हो गया। किताब में एक और कॉन्सेप्ट था, नो योर ऑडियंस। इफेक्टिव कम्युनिकेशन चेंजेस बेस्ड ऑन हु यू आर स्पीकिंग टू। राधिका ने इसे समझने की कोशिश की। उसने देखा कि वो अक्सर अपने कॉलीग्स, जूनियर्स और घर वालों के साथ एक ही टोन और अप्रोच में बात करती थी, लेकिन किताब ने उसे सिखाया कि हर ऑडियंस के साथ कम्युनिकेशन का तरीका अलग होना चाहिए। ऑफिस में उसने ये अप्लाई किया। जब उसने अपने मैनेजर से बात की तो उसने कंसाइज और प्रोफेशनल टोन रखी। वहीं जब उसने अपने जूनियर्स को एक्सप्लेन किया तो उसने एग्जाम्पल्स और एनालॉजीज का इस्तेमाल किया ताकि बातें आसान लगें। घर पर भी उसने ये अप्रोच अपनाया। अपने बच्चों के साथ प्लेफुल टोन में बात की, जबकि अपने पति के साथ काल्म और रिस्पेक्टफुल टोन।
उसने देखा कि इससे लोग उसकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनने और समझने लगे। किताब ने उसे एक और प्रैक्टिकल एडवाइस दी, बी कंसाइज। द मोर यू से, द मोर लाइकली योर मैसेज विल बी लॉस्ट। राधिका को लगा कि वो अक्सर बातों को अनावश्यक रूप से लंबा खींच देती थी। उसने अपनी संचार को छोटा और तेज बनाना शुरू किया। जब ऑफिस में उसे किसी ईमेल का जवाब देना होता तो पहले वो उसका ड्राफ्ट बनाती और फिर उसे सिंप्लीफाई करती। उसने देखा कि इस अप्रोच से उसके ईमेल्स का इम्पैक्ट पहले से ज्यादा बढ़ गया। एक दिन ऑफिस में एक क्राइसिस सिचुएशन आई। क्लाइंट ने लास्ट मिनट चेंजेस की डिमांड की। पहले ऐसी सिचुएशंस में राधिका की टीम पैनिक कर जाती थी क्योंकि इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं होती थी, लेकिन इस बार राधिका ने काल्म रहकर पूरी टीम को कंसाइज इंस्ट्रक्शंस दी और हर मेंबर की रोल क्लैरिटी सुनिश्चित की। नतीजा ये हुआ कि क्राइसिस एफिशिएंटली हैंडल हो गया। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।